आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का एक सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट में आप लोग सीखेंगे कि कॉमर्स क्या होता है, बिजनेस क्या होते हैं, बिजनेस के कुछ टर्म्स सीखेंगे, बिजनेस को कैसे हैंडल करते हैं, इफेक्टिवली कैसे हैंडल करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ आप लोग सीखेंगे कि किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी बिजनेस को किस तरह एफिशिएंटली मैनेज कर सके। तो आज हम लोग यही स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ये आप लोग का ओवरऑल पूरा सिलेबस है जो आप लोग ये पूरे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट में। सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। आज हम लोग इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। ये चैप्टर आपको पूरा इंट्रोडक्शन बताएगा बिजनेस और कॉमर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूं तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑल ह्यूमन बीइंग रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। जैसे आप ह्यूमन बीइंग्स हो, आप ह्यूमन बीइंग हो, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, अपनी अलग अलग वांट्स होती है जिसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग को कोई ना कोई गुड्स की ज़रूरत पड़ती है, सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। तो बिजनेस वही है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स of the consumer or the customer, so they keep themselves busy and do some activity throughout their life। तो एक ह्यूमन बीइंग अपने आप को बिजी करता है कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि उसको उसका नीड सेटिस्फाई करना होता है, इसीलिए वो कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ऑल एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक ह्यूमन बीइंग दो ही टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है उसके लाइफ में, या तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी या तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है लेकिन उसके एक्सचेंज में वो कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के पर्पज से नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मदर आपको कोई भी चीज़ कुक करके देती हैं तो वो उसके बदले में आपसे मनी चार्ज नहीं करते, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। इसका दूसरा एग्जांपल रीडिंग हो गया। आप किसी के लिए रीड कर दिए, कोई रीड नहीं कर सकता है, आप उसके लिए रीड करके वो बुक दे दिए, तो आप वो उसके बदले में कोई चार्जेस नहीं लिए, ये आपका डेली का कोई वर्क नहीं है, इसीलिए आप उसका कोई चार्जेस नहीं लिए, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। अपोजिटली अगर मैं उसकी बात करूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सबसे फर्स्ट है बिजनेस, सेकंड है प्रोफेशन, थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बिजनेस के बारे में ही बात करेंगे। तो बिजनेस क्या होता है, सबसे पहले इजी लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि बिजनेस क्या होता है। एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अपने आप को एक ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं जिसके रिटर्न में उनको मनी मिलता है, जिसके रिटर्न में उनको मनीज वर्थ मिलता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज एफर्ट बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। It is a systematic attempt by business person to produce goods and services and sell them in the market to reap the reward by way of profit। जैसा भी मैंने आपको बताया ये एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है, बिजनेस पर्सन बिजनेसमैन प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज या सर्विसेज को डिलीवर करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो उसको मार्केट में सेल कर सके, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचा सके और उसके रिटर्न में उसको प्रॉफिट मिल सके। तो ये है इजी लैंग्वेज में बिजनेस का मीनिंग। इट सेटिस्फाई मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि अभी कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उस गुड्स से किस कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाई होगी, इसीलिए बिजनेसमैन उसे प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको अगर कोई चीज़ कंज्यूम करनी है तो कंज्यूम करने के लिए वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। तो अवेलेबल कैसे होगी, जब एक मैन्युफैक्चरर, जब एक बिजनेसमैन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा, वो फाइनल गुड्स को कन्वर्ट करेगा, फाइनल गुड को रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स में, और आपको सप्लाई करेगा, तो आपकी नीड सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट पैरा में लिखा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्चुअली मीन मेकिंग ऑफ गुड्स। ये तो आपको समझ गया होगा कि प्रोडक्शन ऑफ गुड, प्रोडक्शन मतलब एक प्रोसेस, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बनाने के लिए बनता है तो उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। तो वही लिखा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ गुड। इट मे बी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और फिनिश गुड प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। दो टाइप के हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी हो सकता है, फिनिश गुड्स भी हो सकते हैं।
गुड्स कैन बी प्रोड्यूस विद द मैन पावर और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। ये तो एकदम सिंपल टर्म्स है कि गुड्स कैसे प्रोड्यूस होगा, या तो मैन पावर के जरिए होगा या तो मशीनरी के होगा। आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का है, तो आज बिजनेसमैन लोग ज़्यादातर मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मशीनरी यूज़ करने से उनका कॉस्ट भी कम होता है, टाइम भी सेव होता है और टाइमली डिलीवर भी होता है गुड्स कंज्यूमर को। यहाँ पे जैसे लिखा है, कल्टिवेटिंग पीस ऑफ लैंड एंड ग्रोइंग फूड ग्रेन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब फार्मर्स क्या करते हैं, जमीन पे वर्क करते हैं, उसको उसमें ग्रेन्स मतलब उगाते हैं, और जैसे ग्रेन्स में राइस हो गया, वीट हो गया, ये सब तरीके के वो लोग ग्रेन्स को मतलब ग्रो करते हैं और फिर सेल आउट करते हैं, तो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो गया। हाउएवर कन्वर्टिंग ऑयल सीड्स इनटू एडिबल ऑयल विद द हेल्प ऑफ मैन पावर एज वेल एज मशीन पावर इज एन एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। वहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर नहीं हुआ था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कुछ मैन्युफैक्चर नहीं हुआ था, वहाँ पे कुछ मशीन का ज़रूरत नहीं पड़ा था उतना। यहाँ पे जो है टोटली मशीन और मैन पावर का ज़रूरत पड़ रहा है, तो वो मैन्युफैक्चर हो रहा है। Distribution includes marketing of goods and services. It involves transport, warehousing, advertising, which facilitate transfer of goods from producer to the final consumer. इस पैरा का ये मतलब होता है कि अगर एक बिजनेसमैन गुड्स मैन्युफैक्चर करके अपने पास ही रखा रहे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। वो प्रोड्यूस ही इसलिए कर रहा है कि फाइनल कंज्यूमर तक उसका गुड्स पहुंचे, तो इसके लिए वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मार्केटिंग करेगा अपने गुड्स एंड सर्विसेज की। जैसे कि ट्रांसपोर्ट यूज होता है, गुड प्रोड्यूस हुआ या प्रोड्यूस होने से पहले जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है, रॉ मटेरियल आता है, तो रॉ मटेरियल किस जरिए आया, ट्रांसपोर्ट के जरिए आया। वैसे ही अगर आप गुड प्रोड्यूस कर दिया तो उसके बाद आपको भी ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी कि वो आपके पास से दूसरे रिटेलर या होलसेलर के तक जाए। आपको वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ेगी, कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जो आने वाले कमिंग फ्यूचर के लिए रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए आप प्रोड्यूस करके 2 मंथ बिफोर ही उसको वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं। एडवर्टाइज करेंगे आप अपने प्रोडक्ट की, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो न्यू लॉन्च हुआ है तो उसको पब्लिक तक अवेयर करने के लिए, अवेयरनेस के लिए आप उसकी एडवर्टीजमेंट करेंगे, विच फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ गुड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर। अभी हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का एक प्रॉपर डेफिनेशन मिला है, प्रोफेसर हैनी ने ये डेफिनेशन दिए थे। बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है बिजनेस का। बिजनेस एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जो ह्यूमन को एक डायरेक्शन देती है प्रोडक्शन की तरफ और वेल्थ को प्रोसेस करने की तरफ, रेवेन्यू जनरेट करने की तरफ। प्रोडक्शन के बाद ही रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रोड्यूस करके सेल आउट करने पे बिजनेसमैन को रेवेन्यू मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक या नेचर्स, ये 3 वर्ड आप लोग याद कर लीजिए। टिल द एंड ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड आपको ये चीज आनी ही आनी है। कभी फीचर्स पूछेगा, कभी कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा, कभी नेचर पूछेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों का सेम मीनिंग होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि सबसे पहला फीचर आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी हम लोग ने ऊपर डिस्कस किए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट है, जिसमें से एक पहला पार्ट जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो बिजनेस है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहा गया है बिजनेस को, क्योंकि बिजनेसमैन कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में वो मॉनेटरी वैल्यू चार्ज कर रहा है। ये कोई मतलब जैसे बिजनेस एक्टिविटी कोई लव की वजह से, कोई अफेक्शंस की वजह से, कोई फीलिंग की, सेंटीमेंट्स की वजह से नहीं चल पाएगा कभी भी, कि आप चाहे कि ये मेरे घर फैमिली मेंबर है तो मैं इसको ऐसा फ्री में सेल आउट करूंगा, लाइफ टाइम के लिए फ्री आउट में सेल आउट करूंगा, तो ये आपका नहीं हो पाएगा। बिजनेसमैन हमेशा प्रॉफिट देखता है, तो कोई भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करता है तो मार्केट में सेल करने के लिए करता है अगेंस्ट मॉनेटरी वैल्यू। तो सेकेंड फीचर आज हम लोग पढ़ेंगे टू पार्टीज। एकदम सिंपल सा पॉइंट है और अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है कि 2 पार्टीज क्यों कहा गया है बिजनेस को। इसमें आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लोग की रिक्वायरमेंट होती है, बायर एंड सेलर। जैसे आप कोई गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं कंज्यूमर हूँ, तो मैं आपको मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे आपकी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए यहाँ 2 पार्टीज कहा गया है। रीड कर लेते हैं। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व एन एक्सचेंज।
बिजनेस ट्रांजैक्शन हमेशा एक्सचेंज आता है बिजनेस में हमेशा। मिनिमम टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज, दैट इज द सेलर एंड द बायर। Business transaction is a result of an agreement between the buyer and a seller which may be oral or written। Business transaction एक result है, एग्रीमेंट बनता है बायर और सेलर के बीच में, वो इररेस्पेक्टिव ऑफ है ओरल के और रिटर्न के। थर्ड फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट मोटिव। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है बिजनेस का। आप लोग भी ये याद रख लीजिए कि बिजनेस मतलब प्रॉफिट। बिजनेस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए। या तो आप अगर प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं तो आप लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं। प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहे हैं। रीड कर लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। द बेसिक पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम इट्स एक्टिविटी। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं आपका मकसद ये है कि आप उससे प्रॉफिट जनरेट करें। बिजनेसमैन ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट आइदर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स और रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट। एक बिजनेसमैन हमेशा मैक्सिमाइज करना चाहता है अपने प्रॉफिट को। किस तरह? दो तरीके से कर सकता है वो। या तो वो अपनी सेल्स को इंक्रीज कर दे या तो वो अपने कॉस्ट को रिड्यूस करे। कॉस्ट को रिड्यूस करेगा अगर कोई बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट के, तो ऑटोमेटिकली उसका सेल्स इंक्रीज होगा। सेल्स इंक्रीज होने से उसकी रेवेन्यू जनरेट होगी। It is the spine of a business which keeps the business going in the long term। स्पाइन ऑफ द बिजनेस बोला है, प्रॉफिट को यहाँ पे स्पाइन ऑफ द बिजनेस बोला है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि ह्यूमन बॉडी विदाउट बैकबोन कुछ नहीं है, तो वैसे ही बिजनेस के लिए प्रॉफिट एक बैकबोन की तरह है। वो उसको हेल्प करती है आगे बढ़ने में। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। एकदम सिंपल सा लाइन है कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिफर करता है बिजनेस से बिजनेस। जैसे कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो वो लोग सर्विस दे के अर्न कर रहे हैं, शायद वो लोग ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि वो लोग का इन्वेस्टमेंट उतना कुछ नहीं है, उन लोग को मशीनरी रिक्वायर्ड नहीं है, वो लोग को सर्विस डिलीवर करना है। वहीं अगर प्रोडक्शन यूनिट की बात करूँ तो वो लोग को मशीनरी रिक्वायर्ड है, लैंड की रिक्वायरमेंट है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए वो लोग का प्रॉफिट डिफर करता है जिस तरह वो लोग का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट फीचर है आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस चलता ही गुड्स एंड सर्विसेज पे है। बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दे शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइज को बिफोर एक्सचेंजिंग उसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है, तभी तो वो उसको एक्सचेंज करेगा। सॉरी, goods are either manufactured or procured from the supplier with the aim of selling it further to the consumer for profit। तो ये लाइन बहुत इजी लाइन है। मैन्युफैक्चर्ड या प्रोक्योर्ड फ्रॉम सप्लायर। प्रोक्योर्ड मतलब रॉ मटेरियल जो सप्लायर्स देता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कि गुड्स प्रोड्यूस हो, वही फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ मनी और मनी वर्थ। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बिजनेस इन्वॉल्व होता है ट्रांसफरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न मनी और टू अर्न प्रॉफिट। मॉनेटरी एक्सचेंज इज द एक्सचेंज विथ मनी। एग्जाम्पल बाइंग नोटबुक फॉर कैश। जैसे आप गए, मॉनेटरी एक्सचेंज का सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि आप अगर गए किसी स्टेशनरी पे, आपने बोले कि मुझे नोटबुक चाहिए, तो वो नोटबुक देगा सेल्समैन और आपको उसके बदले में कैश पे करना पड़ेगा। तो ये मॉनेटरी एक्सचेंज हो गया, गुड्स के बदले में आपने मनी दिए। On the other hand, in case of barter exchange, goods or services are exchanged for some other goods and services। Example, wheat is exchanged for rice। तो ये बार्टर एक्सचेंज जो था, बार्टर सिस्टम, ये आपको भी पता है कि बहुत पहले चलता था कि आप अगर राइस ग्रो कर रहे हैं, मैं वीट ग्रो कर रहा हूँ, तो आप मुझे राइस देंगे, मैं आपको एक्सचेंज में वीट दूंगा। पहले मॉनेटरी कंसेप्ट नहीं था, पहले बार्टर सिस्टम चलता था। यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट पैरा क्या दिया है। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर ओन कंजम्पशन, दैट इज स्टिचिंग अ ड्रेस फॉर अ डॉटर, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस एक्टिविटी। अगर आपके मदर ने, आपके सिस्टर ने आपके लिए कोई ड्रेस या कोई क्लोथ स्टिच करके दे दी है,
तो वो कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई। वो आपको डेली या उनका वो काम नहीं है कि वो सबको स्टिचेस करके देते रहे, ड्रेस स्टिचिंग करते रहे। लेकिन बट स्टिचिंग ऑफ ड्रेस इन अ टेलरिंग शॉप एंड टेकिंग स्टिचिंग चार्जेस फॉर दैट इज अ बिजनेस एक्टिविटी। हाँ, आप इसको बिजनेस एक्टिविटी बोल सकते हैं कि अगर कोई पर्सन टेलर की शॉप में ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपनी प्रोफेशनलिज्म शो करके कि मैं आपका क्लोथ स्टिच कर दूंगा इस पर्टिकुलर चार्जेस पे, तो वो बिजनेस एक्टिविटी हुआ, क्योंकि वो आपको स्टिचिंग के बदले में कैश लेगा। Similarly, if goods are donated or given as a gift, then it cannot be considered as business activity। जैसे कोई गुड्स डोनेट करता है, कोई बहुत वेल्दी पर्सन है जो मंथली या ईयरली गुड्स डोनेट करता है अमंग पुअर पीपल, तो वो उसका कोई डेली का काम नहीं है, उसके बदले में वो कोई पैसा नहीं ले रहा है या कोई कंसिडरेशन नहीं चार्ज कर रहा है, तो वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी हुआ। या कोई गिफ्ट, आपको कैसे कोई बर्थडे पे गिफ्ट मिल गया, बर्थडे पे आपने किसी ने किसी को कोई गिफ्ट दे दिया, तो वो कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई है। साल में एक बार बर्थडे आता है सबका। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट फीचर है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कंसर्न्ड विद आइदर गुड्स और सर्विसेज। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन या तो गुड्स में डील करेगा या तो सर्विसेज में डील करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस कैन नॉट टेक प्लेस। एकदम सिंपल सा सेंटेंस है कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो वो क्या ही बिजनेस। बिजनेस बोला ही इसी को गया है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दीज गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। वो फर्क नहीं पड़ता है कि कोई कंज्यूमर गुड्स हो या कैपिटल गुड्स हो। कंज्यूमर गुड्स जैसे कि आप जो डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, एफएमसीजी गुड्स जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं, जैसे आप लोग बिस्किट्स हो गए या राइस हो गए, तो ये सब कंज्यूमर गुड्स हो गए। कैपिटल गुड्स मतलब कैपिटल गुड्स में आ गया आपका मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, ये सब गुड्स जो हो गए जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स हो गए, वो लोग कैपिटल गुड्स कहा जाता है। हाउएवर सर्विसेज क्रिएटेड फॉर बिजनेस पर्पज आर इंटेंजिबल which are essential for doing the business, that is transportation, banking, insurance etc। अभी हम लोग ने गुड्स की बात की है, दो टाइप के गुड्स देखे थे, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अभी हम लोग सर्विसेज की बात करते हैं। तो सर्विसेज जो है इनटेंजिबल होता है, सर्विसेज को आप देख नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हैं, आप देख नहीं सकते। जैसे सर्विसेज में यहाँ एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है, ट्रांसपोर्टेशन। आप ट्रांसपोर्टेशन को देख सकते हैं, लेकिन किस तरह देख सकते हैं कि बस एक आपका गुड्स यहाँ से वहाँ मूव हो रहा है, लेकिन वो आप उसको छू नहीं सकते कि कैसा वो मूव हो रहा है, रास्ते में जा रहा है तो मैं उसको छू लूँ, वैसा नहीं है, वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। बैंकिंग सर्विसेज को आप नहीं देख सकते हैं, ये सर्विसेज में काउंट होता है। इंश्योरेंस भी सर्विसेज में काउंट होता है, क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अगेंस्ट योर प्रीमियम। और बहुत सारे एग्जाम्पल है एक्सेट्रा। नेक्स्ट फीचर है आपका कंटिन्यूटी इन डीलिंग। एवरी बिजनेस रिक्वायर रेगुलरिटी इन ट्रांजैक्शन। ऐसा तो नहीं है कि आज मैं अपनी शॉप खोला और आज मैं सिर्फ एक बार कंज्यूमर को उसका गुड्स मतलब सेल आउट किया और उसके बाद मैंने दुकान बंद कर दिया, मुझे नहीं बेचना है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। बिजनेस में हमेशा रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वन डे का कोई इसमें रोल नहीं है। One single transaction does not constitute business. Example, if a person sell his own motor car and earn profit, then it will not be considered as business activity। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जैसे कोई एक पर्सन है इंडिविजुअल, अगर उसके पास कोई मोटर कार है और उसको वो सेल कर दिया, वो किसी भी रीजन से हो सकता है, उसको न्यू कार परचेज करनी हो इसीलिए वो अपनी ओल्ड कार सेल किया, तो वो बार बार तो नहीं उसकी ओल्ड कार सेल करेगा, उसका वो कोई डेली का काम नहीं है, इसीलिए ये बिजनेस एक्टिविटी में कंसिडर नहीं होता है। और उससे जो वो प्रॉफिट अर्न किया है वो कोई प्रॉफिट उसका बिजनेस एक्टिविटी की वजह से नहीं हुआ है। बट इफ अ कार डीलर सो ही सेल्स एंड परचेज कार रेगुलरली, देन इट इज कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटी। हाँ, आप इस एक्टिविटी को कब बिजनेस एक्टिविटी बोल सकते हो, जब जैसे आप कोई एक कार डीलर हो, आप होंडा के कार डीलर हो और आपका काम ही यही है कि कार को सेल आउट करना या कार को परचेज करना, तो वो एक बिजनेस एक्टिविटी हुआ। रेगुलर बेसिस पे जो भी होता है, वो डीलिंग जो भी रेगुलर बेसिस पे होती है वही बिजनेस एक्टिविटी में कंसिडर्ड की जाती है। आपका नेक्स्ट फीचर है अनसर्टेन रिटर्न्स।
In business, the returns are never predictable or guaranteed. Businessman may earn profit or suffer a loss. बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग अपने ग्रेजुएशन तक, मास्टर्स तक अपने माइंड में रख लीजिए कि बिजनेस हमेशा फ्लक्चुएटिंग होता है। ये नहीं कि आज मैंने बिजनेस खोल लिया अब हमेशा ये चलता रहेगा, हमेशा मेरा प्रोडक्शन का कैपेसिटी जो है फुलफिल होता रहेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको कभी ना कभी लॉस होगा, कभी ना कभी प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर लॉस हुआ तो आपको सफ़र करना है, प्रॉफिट हुआ तो भी आपको उसको बिजनेस को आगे लेके चलते रहना है। तो इसमें रिटर्न्स हमेशा अनसर्टेन है, बगैर बताए आ जाते हैं। कोई भी रिस्क हो, कोई भी प्रॉफिट हो, बगैर बताए आता है। नाइन्थ फीचर है अपना एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क इज द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस विच इज कंसर्न्ड विद एक्सपोजर टू लॉस। बिजनेस जैसे कि बिजनेस मतलब आपका होता है प्रॉफिट, उसी तरह सेकेंड हैंड पे अगर बिजनेस को बोला जाए तो ये रिस्क भी है। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है रिस्क बेयर करने की तो आप बिजनेस कर सकते हैं, वरना आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर बिजनेस में रिस्क तो आना ही है। इट इज ड्यू टू सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट। बहुत सारे अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट की वजह से रिस्क बेयर करना पड़ता है एक बिजनेसमैन को। अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ जाती है बिजनेस में। एवरी बिजनेस विल हैव सम और द अदर रिस्क। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए आप। एवरी बिजनेस विल हैव सम और अदर रिस्क। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसके अंदर रिस्क ना हो, चाहे वो एवरग्रीन बिजनेस हो, चाहे वो एवरग्रीन बिजनेस ना हो। इंटेंसिटी ऑफ रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैनॉट बी अवॉइडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको फिर से अंडरलाइन कर दीजिए। इंटेंसिटी ऑफ रिस्क कैन बी मिनिमाइज। आप मिनिमाइज कर सकते हैं रिस्क को, एक हद तक आप रिस्क को कम कर सकते हैं कोई ना कोई बिजनेस टूल्स यूज करके, लेकिन आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, रिस्क को आप रोक नहीं सकते। Certain factors are beyond the control of businessmen, like changes in consumer taste, likes, dislike, fashions, changes in the method of production, fire, theft, natural calamities, etc. फैक्टर्स बहुत सारे बिजनेस में आएंगे। आप लोग के आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आएंगे जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कंज्यूमर टेस्ट। आपको भी पता है कि अपने कंज्यूमर इस तरह है कि रोज उनकी वांट्स चेंज होती है, रोज उनके नीड्स को चेंजेस आता रहता है और उनके टेस्ट में चेंज आता है। उनको आज ये फ्लेवर का अगर वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, लेट सपोज कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम आई है, तो उनको नेक्स्ट डे कोई और ट्राई करना है। इसीलिए कंज्यूमर का टेस्ट आप समझ नहीं सकते, इसीलिए वो बिजनेस को रिस्क एलिमेंट कहा गया है। लाइक्स, डिसलाइक, फैशंस, ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे फैक्टर्स है जो बिजनेस को रिस्क में इन्वॉल्व कर देता है। नो बिजनेस इज फ्री फ्रॉम द अबव मेंशन फैक्टर्स। कोई भी बिजनेस आप देख लीजिए, आज के अगर आज एग्जांपल ले लीजिए कि आज आप अपने घर से निकलिए और कोई एक पर्टिकुलर छोटे से बिजनेस को टारगेट करिए। जैसे आपके घर के नीचे जो जनरल शॉप होती है, वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी अगर कोई चिप्स है, कोई बिस्किट है या कोई और कोल्ड ड्रिंक्स है, तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस डे बाय डे आते रहते हैं, कंज्यूमर डिमांड करता रहता है। लास्ट अपना फीचर है बिजनेस का, कैरेक्टरिस्टिक है, नेचर है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कोई भी बिजनेस को इफेक्टिवली रन करने के लिए और एक अपने बिजनेस का क्या बोल सकते हैं रेप्यूटेशन ग्रो करने के लिए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द अल्टीमेट एम of all economic activities and business is not an exception to it। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, उसमें आपको कस्टमर आपके क्लाइंट को आपको सेटिस्फाई करना है, वरना वो स्विच कर देगा, उसके पास हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस है आपके अलावा। इसीलिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बिजनेस। Modern business believes in satisfying the customer by providing quality products and services at a reasonable price. The purpose of the business is to create and retain the customer.
मॉडर्न बिजनेस जो आजकल बिजनेस चल रहे हैं, जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, आप लोग 11th-12th पढ़ने के बाद एक थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर ला देंगे इस सब्जेक्ट या इस कॉमर्स स्ट्रीम में रहने के बाद कि आप एक बिजनेस को मॉडर्न तरीके से रन कर सके। और मॉडर्न तरीके से रन करने का ये मतलब होता है कि अपने कस्टमर को एक ऐसी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई करना कि उनके वांट्स सेटिस्फाई हो जाए आपके दिए हुए प्रोडक्ट से, आपके लॉन्च किए हुए प्रोडक्ट से या आपकी दी हुई सर्विसेज से एट अ रीजनेबल प्राइस।